हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं या फिर लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इससे पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था पराकोष के विकास के बारे में। तो पराकोष के विकास हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, लेकिन आज में हम देखेंगे, आज की क्लास में ये देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या होता है। तो हम लोग का हेडिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सूक्ष्म बीजाणु जनन। सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाले क्लासेस को अगर आप सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से इसको देख सकते हैं। और कुछ लोगों को कहना होता है कि सर आप बहुत कम पढ़ाते हैं और अधिक से अधिक चीज़ों को नहीं, मतलब ज़्यादा समय नहीं देते हैं, कम से कम समय पढ़ाते हैं। तो ये बात तो सही है, हालांकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी कम पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद मैं आपकी जो कक्षाएँ हैं काफ़ी लंबे समय तक लूँगा, तो आप परेशान ना रहिए। आपको मैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए मैं वीडियो बना करके उसको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और ये किसे कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सूक्ष्म बीजाणु जनन। और ये जो सूक्ष्म बीजाणु जनन है इसी का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणु जनन। तो सूक्ष्म बीजाणु जनन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, परागकण बनते हैं। तो क्या होता है कि परागकण के यानी मात्र परागकोश में, यहाँ पे बताएंगे कि जो परागकोश होता है उसी परागकोश में परागकणों का परिवर्धन होना। किसमें, परागकोश में परागकणों का परिवर्धन होना क्या कहलाता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है। बात सभी को समझ में आ गया। सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो एक लाइन में क्या बताएंगे, इसकी परिभाषा बताएंगे। परागकोश में परागकणों का क्या होना, तो परागकोश में परागकणों का परिवर्धन होना क्या कहलाता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। तो पहली बात इसमें क्या लिख देंगे, पहली बात इसमें लिख देंगे कि परागकोश में क्या चीज़, तो परागकोश में परागकणों का बनना क्या कहलाता है, परिवर्धन होना या बनना क्या कहलाता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो परागकोश है, परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में परागमात्री कोशिका पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, तो परागकोश में परागमात्री कोशिकाएं पाई जाती है। और परागमात्री कोशिकाएं जो होती है, ये परागमात्री कोशिकाएं क्या करती है, तो ये परागमात्री कोशिका करके, परागमात्री कोशिका जो होती है ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करके ये परागकणों का क्या करती है, निर्माण करती है। बात सभी को समझ में आ गई इतनी बातें। तो क्या करती हैं, ये परागकणों का निर्माण करती है, ठीक है। अब एक परागमात्री कोशिका जो होती है, एक परागमात्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, ठीक है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो अर्धसूत्री विभाजन करके कितने परागकण का, तो 4 प्रकार के 4 परागकणों का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। कितने, 4 परागकणों का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये चारों परागण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब इसे हमें कैसे समझना है, तो सबसे पहली बात इसमें हमें समझेंगे कि परागकोश में, किसमें, तो यहाँ मैं लिख दूँ परागकोश में, मैं लिखते चलूँ परागकोश। परागकोश में क्या चीज़, तो परागकोश में परागकण, परागकण का क्या होना, तो परागकण का परिवर्धन, क्या होना, परिवर्धन होना, ठीक है। परिवर्धन ब्रैकेट में लिख लीजिए, बनना, ठीक है। तो परागकोश में परागकण का क्या होना, तो परागकण का परिवर्धन होना क्या कहलाता है, तो परिवर्धन होना सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है। तो पहली बात आप सभी को समझ में आई। पहली बात आप क्या बता देंगे, तो पहली बात आप बताएंगे कि परागकोश में परागकण का, परागकोश में परागकण का परिवर्धन होना अर्थात बनना क्या कहलाता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है। हालांकि मैं इसको आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, बट इसको आप नोट्स के थ्रू लिखेंगे, ऐसे चार्ट भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको हेडिंग वाइज हेडिंग
पॉइंट वाइज पॉइंट करके आप क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, आप ऐसे लिखेंगे कि परागकोश में परागकण के परिवर्धन को क्या कहते हैं, तो परागकोश में परागकण के परिवर्धन को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। अगर मैं लिखने लगूंगा तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है, तो समय लगेगा। तो इसलिए मैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको क्या करूँगा, सारा टॉपिक आपको समझा देंगे। एक भी टॉपिक आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से हमारे लेक्चर्स को माइंड को कंसंट्रेट होकर के अच्छे से सुनिए। सारा टॉपिक आपको सब का सब यही का यही याद हो जाएगा। हाँ, इसको आप बराबर लिखते चलिए और रिविज़न करते चलिए और ये टॉपिक आपको सब का सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात सभी को समझ में आ गया कि परागकोश में परागकण के परिवर्धन को क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो परागकोश होता है, परागकोश में किसमें, परागकोश में, परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में पाया जाता है परागमात्र, इसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है परागमात्री कोशिका। क्या पाया जाता है, परागमात्री कोशिका। क्या पाया जाता है भाई, परागमात्री कोशिका पाया जाता है। बात सभी को समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में परागमात्री कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अब ये परागमात्री कोशिका जो है, ये परागमात्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और ये अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करती है, तो अर्धसूत्री विभाजन करके निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण करती है किसका, परागकण का। किसका निर्माण करती है, परागकण का क्या करती है, निर्माण करती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। मतलब मैंने क्या बताया कि जब परागकोश में क्या होता है, परागकोश में परागकणों के परिवर्धन को, परागकोश में परागकणों के परिवर्धन को क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। और परागकोश में पाया जाता है, तो परागकोश में परागमात्री कोशिका पाई जाती है। क्या पाती है, तो परागकोश में परागमात्री कोशिका पाई जाती है, जो अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। अब यहीं पर बात कर ले, एक परागकोश में कितने, एक परागकोश में, एक परागकोश में क्या होता है, तो एक परागकोश अर्धसूत्री विभाजन करके, क्या करके, अर्धसूत्री विभाजन करके, जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो अर्धसूत्री विभाजन करके ये चार परागण, कितने, चार परागकण का, चार परागण का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। कितने परागण का निर्माण करती है, चार परागण का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये जो चारों परागकण होते हैं, ये चारों परागकण जो होते हैं ये अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, ये अगुणित होते हैं। तो चारों परागण क्या हो जाएंगे, अगुणित होते हैं। बात सभी को समझ में आए, ये चारों परागण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। देखिए पहला बात यहाँ पे है, परागकोश में परागकण के परिवर्धन को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ बताएंगे कि परागकोश में परागकण, परागकोश में परागमात्री कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो परागकोश में परागमात्री कोशिका पाई जाती है, जो अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण का क्या करती है, निर्माण करती है। अब तीसरी पॉइंट यहाँ समझाएंगे कि एक परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये चारों परागण क्या होते हैं, तो ये चारों परागण जो होते हैं अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, ये चारों परागण क्या होते हैं, तो चारों परागण अगुणित है। बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये चारों परागण जो होते हैं, ये चारों परागण एक साथ, ये चारों परागण एक साथ क्या होते हैं, तो चारों परागकण का एक साथ सम्मिलित होना, एक साथ क्या हो जाना, सम्मिलित होना। इन चारों परागकण का एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है, चतुष्क कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुष्क। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए चतुष्क किसे कहते हैं, तो चतुष्क का मतलब होता है चार परागकणों का एक साथ क्या होना, एक साथ मिलना या एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है, चतुष्क कहलाता है। ठीक है, ये बातें सभी को समझ में आई। मतलब कि जो चार पराग बड़े हैं, ये चार परागकण जो बना हुआ है
इन चारों परागकणों का एक साथ मिल जाना, एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है? तो एक साथ सम्मिलित होना ये आपका कहलाएगा चतुष्क। समझ में आ गए? तो चार परागकण का क्या होना? एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है? तो एक साथ सम्मिलित होना चतुष्क कहलाता है। लाइट थोड़ी सी कट गई, इस वजह से अंधेरा आ रहा होगा। अभी मैं आपका 1 मिनट के बाद आपका क्लास लेता हूँ, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट किए थे, यहाँ पे चतुष्क तक हमारी बात पहुँची हुई थी। हालांकि लाइट तो चली गई थी, अभी भी लाइट नहीं आया है, फिर भी लाइट का थोड़ा से अभाव की वजह से मैं वीडियो को रोकना नहीं चाहता, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, चतुष्क तक बात पहुँची थी। चतुष्क का मतलब मैंने क्या बताया? जब चार परागकण एक साथ क्या होते हो, तो चार परागकण एक साथ सम्मिलित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है चतुष्क। तो चार परागकणों का एक साथ क्या होना? तो चार परागकणों का एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है? चतुष्क कहलाता है। अब ये जो चतुष्क होते हैं, ये चारों परागकण जो होते हैं कैलोस परत की सहायता से क्या होते हैं? तो ये कैलोस परत की सहायता से जुड़े होते हैं। किससे? कैलोस परत की सहायता से क्या होते हैं? तो ये कैलोस परत की सहायता से ये चारों परागकण आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चतुष्क किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? चार परागकणों का एक साथ सम्मिलित होना, चार परागकणों का एक साथ सम्मिलित होना चतुष्क कहलाता है। और ये चारों परागकण जब सम्मिलित होते हैं तो किन चीज़ों से जुड़े होते हैं? तो कैलोस परत के सहायता से जुड़े होते हैं। और ये जो कैलोस परत होते हैं ये किसके सहायता से टूटते हैं? तो कैलोस परत जो होते हैं यह कैलोस नामक एंजाइम की सहायता से टूटते हैं। किससे? कैलोस नामक एंजाइम। तो कैलोस एंजाइम के सहायता से क्या होते हैं? तो कैलोस एंजाइम के सहायता से कैलोस परत क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है? और ये कैलोस परत जो होता है कैलोस एंजाइम के सहायता से क्या होता है? टूट जाता है। और ये एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो ये एंजाइम जो होता है ये टेपिटम, ठीक है? कहाँ से? टेपिटम से क्या होता है? टेपिटम से निकलते हैं। अर्थात ये टेपिटम से क्या होते हैं? टेपिटम पाए जाते हैं, निकलते हैं, ठीक है? तो बात सभी को समझ में आ गई। तो ये सारा बात क्या था? सूक्ष्म बीजाणु जनन, अर्थात सूक्ष्म बीजाणुओं का क्या होना? निर्माण होना। तो पूरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये फ्लो चार्ट में आप देखिए कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट यहाँ तक तो था ही। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा चौथी पॉइंट और ये आपका हो जाएगा 5वीं पॉइंट। तो इसमें टोटल हम कितने पॉइंट बनाएंगे? 5 पॉइंट क्या करेंगे? इसमें बनाएंगे। अब इस पॉइंट वाइज को हम किस प्रकार से, तो हमारा फ्लो चार्ट के माध्यम से था, अब हम इसे एक पॉइंट वाइज करके क्या कर लेते हैं? उसको समझ लेते हैं। एक बार ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू देख लीजिए। तो इसे एक बार समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया? परागकोश में परागकण के परिवर्धन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट, ये जो परागकोश होते हैं, परागकोश में पराग मातृ कोशिका पाई जाती है जो अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण का निर्माण करती है। एक परागकोश जो होता है ये अर्धसूत्री विभाजन करके इतने परागकण का, 4 परागकण का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये चारों परागकण कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। उसके बाद इन चारों परागकण का एक साथ क्या होना? सम्मिलित होना क्या कहलाता है? चतुष्क कहलाता है। चतुष्क जो होता है किन परतों से जुड़ा होता है? तो कैलोस परतों से जुड़ा होता है। ये कैलोस परत किसके सहायता से टूटते हैं? तो कैलोस एंजाइम की सहायता से। कैलोस एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो टेपिटम्स में पाया जाता है, ठीक है? अब इसे हम एक बार पॉइंट के थ्रू क्या करते हैं? इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है तो फटाफट आप क्या करेंगे? कमेंट करके हमें बताएंगे। तो हेडिंग हम लोगों का क्या है? सूक्ष्म बीजाणु जनन है। सूक्ष्म बीजाणु जनन में हमें सारी बात को क्या कर देनी है? तो सारी बात को हमें पॉइंट वाइज करके क्या कर देना है? एक एक करके हमें इसको लिख लेना है। तो आप लिखेंगे कैसे? आपने हेडिंग बना लिया सूक्ष्म बीजाणु जनन, ठीक है? सूक्ष्म बीजाणु जनन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें पहली बात क्या बताएंगे? पहला बात यहाँ कहेंगे कि क्या चीज़? जब परागकोश में, ठीक है? परागकोश में मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। परागकोश में क्या चीज़? तो परागकोश में परागकण के परिवर्धन को, किसके परिवर्धन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कह देंगे? सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है? पहली बात ही हो गई। फिर दूसरी बात क्या बताएंगे कि परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में पराग मातृ कोशिका पाई थी, पराग मातृ कोशिका पाई जाती है, ठीक है? जो क्या करती है? जो अर्धसूत्री विभाजन करके
जो अर्धसूत्री विभाजन करके पराकण का क्या करती है, तो अर्धसूत्री विभाजन करके पराकण का निर्माण करती है। 2 पॉइंट हो गया सभी का। तीसरी पॉइंट क्या बताएंगे कि एक पराग मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 परागकण का क्या करती है, तो 4 परागकण का निर्माण करती है। कितने प्रकार के? 4 परागकण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये जो चारों परागकण होते हैं, ये चारों परागकण अगुणित होते हैं। परागकण क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि अगुणित किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है कि अगुणित का मतलब क्या होता है, तो अगुणित का जो मतलब होता है, अगर आप सबको पता है तो आप सब कमेंट करके हमें बताएं कि अगुणित का मतलब क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि ये चारों परागकण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब उसके बाद चौथे पॉइंट बताएंगे कि इन चारों परागकण का, ठीक है, ये चारों परागकण एक साथ क्या होते हैं, एक साथ सम्मिलित होते हैं। तो 4 परागकणों का एक साथ सम्मिलित होना क्या कहलाता है, तो ये चतुष्क कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? चतुष्क कहलाता है। बात सभी को समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट आपके दिमाग में हो जाएगा, आपको रटने की कोई। तो चारों परागकण का एक साथ क्या होना, सम्मिलित होना क्या कहलाता है, चतुष्क कहलाता है। 5वें पॉइंट में क्या बताएंगे कि जो चतुष्क होता है, ये चतुष्क यानी 4 परागकण किसके सहायता से जुड़े होते हैं, तो 4 परागकण जो होता है, 4 परागकण कैलोस परत, किससे? कैलोस परत के सहायता से क्या होते हैं, तो कैलोस परत के सहायता से ये जुड़े होते हैं। किससे? कैलोस परत की सहायता से जुड़े होते हैं। अब 6वां पॉइंट क्या बताएंगे, कैलोस परत जो होता है किसके सहायता से टूटता है, तो ये कैलोस परत कैलोस एंजाइम की सहायता से क्या होता है, तो कैलोस एंजाइम की सहायता से ये टूटता है। और कैलोस एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो टेपिटम में पाया जाता है। तो ये रही बात किसकी, सूक्ष्म बीजाणु जनन की बात रही। अब अगले दिन की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे चतुष्क। तो चतुष्क कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे चतुष्क के प्रकार के बारे में। चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं आज ही मैं पढ़ाया होता, लेकिन लाइट चली गई, अभी तक भी लाइट नहीं आई है, इसलिए चीज़ें काफ़ी डार्क आ रही होगी। तो हम लोग अगले दिन की क्लास में चतुष्क के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है। थैंक यू।